ये एक्चुअली इसके पीछे थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ममता बनर्जी ने एक दिन कहा था कि तुम बड़ा सा रॉक खड़ा करेगा तो हम छोटा छोटा चूहा का माफिक है उसको कुटुश कुटुश करके काट देगा। तो पूरी पोएम उधर से इंस्पायर हुई थी फनली इनफ। ये ठीक है। हाँ, एक लाइट दो लाइट इकरा इकरा ये बताइए कि टॉल्स्टॉय ने कहा था आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। ब्रेख्त की वो लाइन है कि फनकार कहाँ थे जब, वो एक बड़ी सी लाइन है उसका, वो एक स्टेंजा की वो एक लाइन है। आप मुझे बताएं एज एन आर्टिस्ट कि क्या इम्पोर्टेंस है ऐसे वक्त में जिसको हम कह सकते हैं जुल्मतों का दौर है, उसमें पोएट्री, पेंटिंग्स, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? आई थिंक पोइट्री, पेंटिंग्स और भी परफॉर्मेंस आर्ट्स जो हैं ये एक ज़रिया बन जाते हैं कि इमोशन सबके पास हैं पर आर्टिकुलेट हर एक नहीं कर पाता है। तो आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ एन एंटायर पीपल बेसिकली, एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड दैट दिस इज़ हैपनिंग। क्योंकि मैं हमेशा सोचा करती थी लाइक बचपन से फैज़, जालिब और फहमीदा रियाज इन सबको पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि इंडिया में मतलब ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स में वो बात कब आएगी। बट ये नहीं सोचा कि हम कभी ऐसे दौर से गुजरे ही नहीं जिस दौर से पाकिस्तान गुजरा है। तो अब जब हम गुजर रहे हैं तो फाइनली यू कैन सी कि ये रेजिस्टेंस आर्ट फॉर्म्स जो हैं अब फ्लरिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सैड कमेंट्री दो कि आर्ट, लाइक गुड आर्ट हैपन्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स, बट या इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। हाँ, आप इससे कितना होपफुल हैं एक ऐसे वक्त में जब एक हिस्टोरिकल पोएम, फैज़ की एक हिस्टोरिकल पोएम को हिंदू और मुस्लिम के बाइनरी में देखा जा रहा है। आपको लगता है कि इस दौर में, जहालत के इस दौर में, ये आर्ट का फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो कोई इम्पैक्ट करेगा इतनी एरोगेंट रीजीम पे? तो पहले जब हम देखेंगे गाना शुरू किया था तो वो JNU, जामिया, AMU में गाया जाता था। जब इन्होंने उस नज़म के परखच्चे उड़ाना शुरू किए और उस पर तंज़ और तोहमतें लगाई हैं, तो अब गली गली में बच्चा बच्चा हम देखेंगे गा रहा है। तो उनके जो मंसूबे हैं वो नाकाम है मेरे ख़्याल में। क्या वजह है, क्यों हर दौर में हिस्ट्री इस बात की विटनेस है कि हर दौर में जो रिजीम रहा है वो उस दौर के फनकार से डरा है? क्यों? क्योंकि वही मैंने कहा ना, एक कलेक्टिव डायरेक्शन की हर एक जो है ना अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाता। तो जब कोई फनकार उसे एक सबके बिहाफ पे उसे एक्सप्रेस करता है तो तब जो ये तख्त ताज ये डर जाते हैं कि एकदम से हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। अब हम सड़कों पे उतरेंगे, एक शोर होगा, लेकिन जब हमें कोई तराने मिल जाते हैं तो फिर वो शोर नहीं रह जाता, हमें तरन्नुम मिल जाता है। तो वो उनके लिए डर की बात है। एक और चीज़, ये जो पूरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे शाहीन बाग हो चुके हैं और आप ट्रैवल कर रही हैं बहुत जगह, आपने खुद बताया, क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट, ये एजिटेशन है, इसका फ्यूचर किस तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है? फ्यूचर सरकार पर डिपेंड करता है। मुझे कोई ख़ास उम्मीदें नहीं हैं, मुझे डर हैं बहुत सारे, मगर ये प्रोटेस्ट ठंडे इसलिए नहीं पड़ सकते क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि अभी तक हम यहाँ पर वैसे भी जो है ना ये मोहल्ले हमारी क़ैद रहे हैं और ये गुर्बत हमारी चौकीदार, मैं हमेशा से कह रही हूँ। तो अभी हम बस जीवित थे पर जी नहीं रहे थे, ज़िंदा नहीं थे। तो अब जब हम अपने जीवित रहने के लिए हक़ के लिए आए हैं तो हम एक कदम और आगे लेंगे और अब हम ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। क्या फ्यूचर दिख रहा है? या सो द सिंपल थिंग इज़ कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो हमसे हमारे हिंदुस्तानी होने का हक़ छीनने आए हैं, वो हमको डिटेंशन कैंप्स में डालने के लिए आए हैं, तो हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि नहीं जा सकते। अभी तक मतलब घरों में हम जैसे भी थे, इन मोहल्लों में बहुत सारे हमारे हक़ मारे गए हैं, बहुत धोखाधड़ी हमारे साथ कई सरकारों ने करी है, लेकिन अब जब वो हमें हमारे घरों से ही निकालने पे आ गए हैं तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। स्मॉल क्वेश्चंस, वो ये कि गवर्नमेंट
इस पूरे डिस्कोर्स में एक नया डिस्कोर्स, एक नया नैरेटिव को इस्टेब्लिश करना चाह रही है, ये कहते हुए कि भाई ये जो सीए पे आप हल्ला मचा रहे हैं, ये सीए से हम किसी के सिटीजनशिप स्ट्रिप नहीं कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं। ये आई वॉश है जो रेफ्यूजी का इनका वो पूरा नैरेटिव है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ सीएए में भी है, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, पर प्रॉब्लम आएगी जो कि कई लोग बार बार दोहरा चुके हैं इस बात को, जब सीएए एनआरसी के साथ मिलके एक बहुत लीगल कॉम्बिनेशन बना देगा। जब यही सीएए जो अभी बड़ा अच्छा नोबल मकसद दिखा रहा है कि हम रेफ्यूजीज़ ला रहे हैं, वही सीएए एक बहुत डेडली वेपन बन जाएगा माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट। तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि द होल रेफ्यूजी नैरेटिव इज़ एन आई वॉश। आप एक वैसे स्टेट से आ रही, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, आप बहुत थकी हुई हैं मुझे पता है। आप एक वैसे स्टेट से आ रही हैं जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, और वहाँ भी इनकी गवर्नमेंट आपने देखी, यहाँ भी गवर्नमेंट देखी। अब आप बताइए कि इनसे लड़ना कितना आसान और कितना मुश्किल है? आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी कुर्बानियों की बात हुई है, और कुर्बानियाँ हमने किताबों में पढ़ी हैं, मज़हबी किताबों में भी पढ़ी हैं और वैसे भी पढ़ी हैं, पर अब आई थिंक कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। आसान नहीं होगा क्योंकि उनके तेवर ठीक नहीं दिख रहे। इन दोनों ने इसको अपने ईगो का खेल बना लिया है, ये एक कदम भी पीछे लेने को तैयार नहीं है, और हम कदम पीछे ले नहीं सकते, हमारे पास वो प्रिविलेज ही नहीं है, क्योंकि हमसे हमारा आखिरी हक भी छीनना चाहते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हट सकते। तो काफ़ी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी मेरे ख्याल में। अच्छा वक्त नहीं है और लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। इससे एक जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल फिर मैं आपको कहूँगा, आप अपनी कुछ अशार सुनाएं। वो ये कि ऐसे सारे प्रोटेस्ट में एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है, एक नई तरह की चर्निंग फेज से, स्पेशली अगर हम मुस्लिम कौम की बात करें तो वो गुज़र रही है। वो औरतें जो अपने घर की चार दीवारियों में कैद हुआ करती थी, अगर उस वर्ड को हम यूज़ करें, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं हुआ करता था, आज वही औरतें इतनी सर्दी होने के बावजूद सड़कों पे हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ हैं, अपोलोजेटिक बिल्कुल नहीं हैं और असर्ट कर रही हैं। क्या कहेंगी इसका, इस एजिटेशन के अलावा इसको आप और कैसे देख रहे हैं? एक तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है मेरे ख्याल से, तो मेरी भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मुझे बहुत कुछ नोबल इंसान बनने की चढ़ी है, सीधे सीधे ज़िंदा रहना है मुझे, और अभी बहुत कुछ करना है, और 2020 के बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि पढ़ाई पूरी करके ये करना है। और कल भी मैंने यही कहा था कि एक फ़कीर है जिसने हमारे सारे ख्वाब छीन लिए, तो हम उन ख्वाबों की हिफाजत करने निकले हैं और यहीं रहेंगे। चलते चलते वो जो अशार आपने सुनाए यहाँ पे, वो आखिरी के सुना दें, एटलीस्ट 2-3। आज़ाद है। हर शाख गुल तैयार है, हर शाख गुल तैयार है, गुलशन में फिर त्योहार है, बुलबुल कहे सयाद से लाजिम तेरी अब हार है। एक दो और नारे उठे इनकार है, फ़ानी तेरा दरबार है, पंजाब भी गुजरात भी पूरब में भी हुंकार है, वाराणसी बेदार है, अब तो फ़िज़ा सरशार है, दिल्ली दक्कन कश्मीर से आती हुई ललकार है, अंबर तले फौलाद है, तुमसे नाब फरियाद है, आबाद है आज़ाद है, हाँ जिस्म ये आज़ाद है, हाँ मुल्क ये आज़ाद है। लेकिन होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये जो सारे घुसपैठी हैं, ये टर्माइट्स हैं, दे आर टर्माइट्स एंड दे नीड टू बी इविक्टेड फ्रॉम द कंट्री। ये तो इनकी लैंग्वेज, हाँ, आपने इस पे भी कुछ लिखा है, वो भी बता दें। दीमक कहते हैं हमें, तो दीमकों पे मैंने लिखा है कि अब कतर दो ये एक्चुअली इसके पीछे थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ममता बनर्जी ने एक दिन कहा था कि तुम बड़ा सा रॉक खड़ा करेगा तो हम छोटा छोटा चूहा का माफिक है, उसको कुटुश कुटुश करके काट देगा। तो पूरी पोएम उधर से इंस्पायर हुई थी फनली इनफ। तो अब कतर दो बेड़ियाँ ये, हौसले फिर सख्त कर दो, दीमकों से तुम जो ठहरे, धूल अब ये तख्त कर दो। तुम शिकस्ता गुंबदों की सूरतों को याद कर लो, तुम उठाकर नूर परचम हिंद को फिर शाद कर लो। भी जाएंगे। फैज़ मुल्ज़िम जिस ज़मीं पर इनकलाबी ढंग उसका, फैज़ मुल्ज़िम जिस ज़मीं पर इनकलाबी ढंग उसका, छटपटाता है वो जालिम
जर्द है अब रंग उसका, छटपटाता है वो जालिम, जर्द है अब रंग उसका। और हर बदन की थरथराहट जलजलों सी हो चली है, हर बदन की थरथराहट जलजलों सी हो चली है। इस गुलामी की नसों में वलवलों सी हो चली है, इस गुलामी की नसों में वलवलों सी हो चली है। और ये तेजस्वी सूर्या के नाम जो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाता है। तय कहा था हसरतों पर उस अहम को चूर कर दो, तय कहा था हसरतों पर उस अहम को चूर कर दो। गुर्बतों की बस्तियों में जुल्मतों को नूर कर दो, गुर्बतों की बस्तियों में जुल्मतों को नूर कर दो। और ये डिग्निटी ऑफ लेबर के नाम हमारे कारीगर भाइयों के नाम। तुम खनिक हो मिस्त्री तुम, हर हुनर का नाज हो तुम खनिक हो मिस्त्री तुम, हर हुनर का नाज हो तुम। फिर छिड़ा है इस हवा से वो पुराना साज हो तुम। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस के लिए। तिफल भी ना जिसने बख्शे, तिफल कहते हैं बच्चों को, तिफल भी ना जिसने बख्शे तुम उसे बदनाम कर दो। इस हुकूमत इस पुलिस की तुम हकीकत आम कर दो, इस हुकूमत इस पुलिस की तुम हकीकत आम कर दो। और शहरियत कानून के तुम, शहरियत कानून के तुम सब इरादे खाक कर दो। तुम सितम की हर इबारत, इबारत कहते हैं लिखी हुई चीज को, तुम सितम की हर इबारत अब जलाकर राख कर दो। बाबरी के नाम। तुम शिकस्ता गुंबदों की सूरतों को याद कर लो, तुम शिकस्ता गुंबदों की सूरतों को याद कर लो। तुम उठाकर नूर परचम हिंद को फिर शाद कर लो, तुम उठाकर नूर परचम हिंद को फिर शाद कर लो। और क्योंकि दीमक ठहरे तो दीमकों वाला काम भी करके जाएंगे। अब कतर दो बेड़ियाँ ये हौसले फिर सख्त कर दो, अब कतर दो बेड़ियाँ ये हौसले फिर सख्त कर दो। दीमकों से तुम जो ठहरे धूल अब ये तख्त कर दो। हमारी आज़ादी के नाम एक और तराना। धरती तो ये गुलजार है, पैरों तले अंगार है, धरती तो ये गुलजार है, पैरों तले अंगार है। छप्पर जले दिलबर जले फिर जान पर यलगार है। हर शाख गुल तैयार है, हर शाख गुल तैयार है। गुलशन में फिर त्योहार है, गुलशन में फिर त्योहार है। बुलबुल कहे सयाद से लाजिम तेरी अबहार है, बुलबुल कहे सयाद से लाजिम तेरी अबहार है। नारे उठे इनकार है, फानी तेरा दरबार है, नारे उठे इनकार है, फानी तेरा दरबार है। पंजाब भी गुजरात भी पूरब में भी हुंकार है। वाराणसी बेदार है अब तो फिजा सरशार है, वाराणसी बेदार है अब तो फिजा सरशार है। और मैं हैदराबाद से आ रही हूँ, दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली दक्कन कश्मीर से आती हुई ललकार है, दिल्ली दक्कन कश्मीर से आती हुई ललकार है। अंबर तले फौलाद है, अंबर तले फौलाद है, तुमसे ना अब फरियाद है, अंबर तले फौलाद है, तुमसे ना अब फरियाद है। आबाद है आज़ाद है, हाँ जिस्म ये आज़ाद है, हाँ मुल्क ये आज़ाद है। इंक़िलाब ज़िंदाबाद। मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां।